Hello, my dear brothers and sisters. How are you all doing? I hope you are safe at your place. Today we will be continuing अवध टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। अवध के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे सब्सिडारी अलायंस जो है अवध में इम्पोज कर दी गई। आफ्टर दैट जो नवाब वाजिद अली शाह हैं उन्हें अवध से बाहर निकाल दिया गया और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे। अब हम 2.3 टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। मतलब कि फिरंगी का मतलब होता है ब्रिटिशर्स। वी इंडियंस यूज टू कॉल ब्रिटिशर्स फिरंगी, ठीक है। और अब जो ये फिरंगी राज आ गया है हमारे कंट्री के अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ है, देयर इज अ एंड ऑफ अ वर्ल्ड। मतलब जो पुराने टाइम का बहुत ज़्यादा खुशहाल वर्ल्ड था, ठीक है, जहाँ पे सभी खुश थे, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, वो वर्ल्ड जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और एक बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव टाइम आ चुका था इंडिया के ऊपर, ठीक है। साथ के साथ आप इमेजिन करते चलिए, यू विल फील गुड अबाउट इट कि कैसे कैसे हम फ्रीडम लेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दैट। अब देखिए क्या हुआ। आपको पता है नवाब को बाहर निकाल दिया। नवाब को बाहर निकाला है, उसकी वजह से बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। प्रिंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब किंग के ऊपर। ताल्लुकदार्स को भी जो है हटा दिया जाएगा। सिपॉइज के साथ जो है काफ़ी बुरा किया जाएगा। जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनके साथ भी काफ़ी मतलब बुरा किया जाएगा, इन द सेंस कि उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड्स मांगी जाएंगी, बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, यहाँ से शुरू होगी। हमने इसे फ्लो चार्ट के अंदर मतलब बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आपको बहुत आसान हो जाएगा लर्न करना। पहले ताल्लुकदार्स कौन होते हैं? ताल्लुकदार्स होते हैं जो कि लैंड के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है और वो क्या करते हैं, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे और राजा को डिपॉजिट कर देंगे। तो यू कैन सी जो आपके ताल्लुकदार्स हैं वो पेजेंट्स और किंग के बीच का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को दे रहे हैं, कुछ पार्ट अपने पास रख रहे हैं। तो जो ताल्लुकदार्स हैं पहले क्या था, इनके पास लैंड भी हुआ करती थी, पावर भी थी, इनकी फोर्ट भी हुआ करती थी, इनका किला होता था, इनके पास आर्मी होती थी, खुद की थोड़ी ऑटोनॉमी होती थी। मतलब जिस एरिया के ऊपर जो है इनका कंट्रोल है वहाँ पर ये अपने काम करते रहते थे, किंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता था। पर उसकी भी कंडीशन होती थी कि उन्हें जो है नवाब का कंट्रोल मानना पड़ेगा कि हाँ नवाब हम सबसे ऊपर हैं और उन्हें रिवेन्यू जो है वो रेगुलर पे करना पड़ेगा, ठीक है। और सोल्जर्स का अपना सोल्जर्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपके ताल्लुकदार को और रेवेन्यू देना पड़ेगा टू द किंग, ठीक है। अब देखिए पहले के ताल्लुकदार जैसे होते थे, अब अवध में आ गए हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अवध के अंदर एक समरी सेटलमेंट इम्पोज होने वाली है। ब्रिटिशर्स कहते हैं आपके ताल्लुकदार ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं, मिडल मैन हैं एक्चुअल में, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो ये एक एक्चुअल में इंटरलोपर्स हैं, मतलब मिडल मैन हैं और इनका कोई कंट्रोल नहीं है एक्चुअल में लैंड के ऊपर, ठीक है। इनकी लैंड नहीं है ये, ठीक है, जो इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकदार्स को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो अवध है उसके अंदर ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो है वो इम्पोज कर दी गई। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्शन होगा, ताल्लुकदार का ज़्यादा कुछ ऑटोनॉमी नहीं रही, ठीक है। अब क्या होगा कि इन्होंने ऐसा किया क्यों कि ताल्लुकदार्स को हटा दो, इन्हें लगा कि जो एक्चुअल ऑनर है, मतलब कि जो पेजेंट है, उसके साथ हम बातचीत करके उससे ही हम पैसे लेंगे। ये बीच में जो अपना पार्ट रख लेते ताल्लुकदार वो लेगा ही नहीं, तो क्या होगा, पीजेंट को कम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन कम होगी इन पेजेंट्स की, ठीक है, ये जो है एक्सप्लॉइट नहीं किए जाएंगे। और स्टेट मतलब कि जो आपकी ब्रिटिशर्स आ गए, किंग को हटा के अब तो ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका मिडलमैन नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा साउदर्न अवध के एरिया के ऊपर, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकदार्स को हटा दिया गया, ठीक है। 50% ऑफ द विलेजेस में से ताल्लुकदार्स को बिल्कुल ही बाहर कर दिया, ठीक है। और
जब ये समरी सेटलमेंट हो गई ऑन अ होल पूरे अवध में, पहले तो जब समरी सेटलमेंट नहीं थी, मतलब ये जो इंटरलोपर्स हैं, तालुकदार से उन्हें नहीं हटाया था, तब 67% ऑफ द विलेजेस के ऊपर तालुकदार्स का कंट्रोल होता था। अब क्या हुआ, आफ्टर द समरी सेटलमेंट 38% ऑफ द विलेजेस के ऊपर कंट्रोल तालुकदार्स का रह गया, मतलब काफी कम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसका आउटकम क्या निकला। क्या इतने अच्छे रिजल्ट निकल गए जो ब्रिटिशर्स ने सोचा था? कम एक्सप्लॉयटेशन, स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू? नहीं, बहुत बुरा निकला। एक्चुअल में पेजेंट्स के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, पेजेंट्स का ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू की डिमांड ही बहुत ज़्यादा हाई रखी। ठीक है, पहले 30% आपको अगर क्रॉप देना होता था, तो अब 70% रेवेन्यू में इंक्रीज आ गया। ठीक है, पेजेंट्स बड़े परेशान कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम बिगड़ गया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, देयर वाज अ ब्रेक डाउन ऑफ एंटायर सोशल ऑर्डर। पूरी सोसाइटी को हिला दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स इन अवध। ठीक है, पहले तो जो पेजेंट्स थे वो काफी ज्यादा लॉयल थे, ठीक है, तालुकदार्स की तरफ, और तालुकदार्स भी काफी ज्यादा हेल्प करते थे, पैट्रनेज प्रोवाइड करते थे, मतलब हेल्प प्रोवाइड करते थे टू द पेजेंट्स। पर अब क्या हो गया, अब तालुकदार्स को हटा दिया। ठीक है, पहले माना कि तालुकदार्स थोड़ा ऑपरेशन करते थे पेजेंट्स के ऊपर, पर नीड के टाइम पर, जरूरत के समय पर एटलीस्ट वो सपोर्ट तो करते थे ना। ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल ही ऐसे थे कि कुछ समझते ही नहीं थे। मान लो क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तब उस टाइम पर जो आपके तालुकदार्स हैं वो हेल्प कर देते थे, कोई बात नहीं, कम टैक्स दे दो या फिर बाद में दे देना। परंतु आपका जो ब्रिटिश का सिस्टम है वो काफी ज्यादा फिक्स्ड था। ठीक है, लोग बहुत परेशान थे, तालुकदार्स लोन्स दे देते थे जब कभी उन्हें नीड पड़ती थी पेजेंट्स को, ठीक है, तब दे देते थे। पर अब सब कुछ ही बिगड़ चुका था। अब देखिए इतना सब कुछ हो गया, अब क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या किसी के अंदर हिम्मत नहीं है? बहुत हिम्मत है इंडियंस के अंदर। अब देखिए रेजिस्टेंस होता है इन 1857 के अंदर। अवध के अंदर जो तालुकदार्स थे वो काफी ज्यादा लॉयल थे टुवर्ड्स द नवाब। नवाब को हटा दिया, तालुकदार्स को हटा दिया, तालुकदार्स को अब गुस्सा आ गया। तालुकदार्स जो हैं वो अब अपना प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। काफी सारे तालुकदार्स और पेजेंट्स ने बेगम हजरत महल, जो कि वाइफ थी नवाब की, ठीक है, इनके साथ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, एक तरह से इनके अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू किया। प्रोटेस्ट तो उस टाइम पर नहीं होता था, विद्रोह होता था। ये लखनऊ के अंदर काफी ज्यादा विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, हालांकि ये हार गए थे। ठीक है, बेगम हजरत महल जो हैं वो हार जाती हैं ब्रिटिशर्स से। फिर भी जो इनके फॉलोअर्स हैं, मतलब तालुकदार जो सपोर्ट कर रहे हैं और पेजेंट सपोर्ट कर रहे हैं, वो हटे नहीं कि आप हार गए हो तो हम जा रहे हैं, हम डर के जा रहे हैं। तो हिम्मत है, ठीक है, इंडियंस के अंदर हिम्मत है। अब देखिए सिपॉइज के साथ क्या हो रहा है। सिपॉइज मतलब सिपाही। हमने देख लिया एग्रीकल्चर को कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। हम देख रहे हैं अब आर्मी के अंदर जो सिपाही हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। सिपॉइज के साथ जो बिहेवियर है ना ब्रिटिशर्स का, वो बुरा होता गया विद टाइम। ठीक है, 1820s के अंदर ब्रिटिशर्स बड़े अच्छे बनते थे। ठीक है, काफी फ्रेंडली रिलेशन था सिपॉइज और ब्रिटिशर्स का। बट नाउ बुरा होगा। ठीक है, दे यूज टू डू द फन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द 1820s, जैसे कि रेसलिंग हो गई। एंड द ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली नोइंग द इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर्स, दे यूज टू रिस्पेक्ट द इंडियन कस्टम्स। ठीक है, पर अब 1840s के अंदर ब्रिटिशर्स इंडियंस को, स्पेसिफिकली सिपॉइज को, रेशियल इंफीरियर्स मानना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमसे ये नीचे हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इनका बैकवर्ड स्टेटस है। इसकी वजह से जो सिपॉइज है उनका काफी ज्यादा अब्यूज किया जाता था एंड फिजिकल वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब और बात क्या हुआ कि और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। काफी कम पे देना शुरू कर दिया गया टू द सिपॉइज। ठीक है, लीव भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती थी पहले के टाइम में। और अब 1850s के अंदर एक नई प्रॉब्लम आई, दैट वाज रिलीजियस प्रॉब्लम, कि कार्ट्रिजेस के अंदर आपको पता है कि ग्रीस कर दिया गया। ठीक है, विद द फैट्स ऑफ पिग्स एंड काउज।
अब उनका फेथ ही चेंज करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो सिपॉइज इससे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। अब सिपॉइज क्या करेंगे? देखिए, सिपॉइज जो हैं विलेजर्स के साथ, अपने विलेज के जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे। ठीक है, बंगाल की जितनी भी आर्मी होती थी वो 2 जगह से रिक्रूट की जाती थी, 2 जगह से तैनात की जाती थी। एक था अवध और दूसरा था ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अवध और उत्तर प्रदेश से बंगाल की आर्मी में सिपॉइज को रिक्रूट किया जाता था। और अवध में तो इतने लोग जो हैं सेना में जाते थे, इसकी वजह से अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी बोलना शुरू कर दिया था कि बंगाल आर्मी की तो मेन जो रूट है वो अवध ही है। ठीक है, तो जब सिपॉइज के साथ इतना ज़्यादा बुरा होना शुरू हो गया तो उन्होंने अपने विलेज के जो भाई हैं, ठीक है, जितने भी विलेजेस में क्या होता है कि हर एक कोई, चाहे आपका वो भाई भी ना हो, बट दे कंसीडर देम एज योर ब्रदर्स। ठीक है, तो उन्होंने अपने ब्रदर्स जितने भी हैं उन्हें अपने साथ लिया एंड दे स्टार्टेड द रिवोल्ट। ठीक है, सो दिस वाज द सिनेरियो कि क्या हो रहा था। ठीक है, देयर वाज एन एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पुराने वर्ल्ड का बिल्कुल खात्मा हो चुका था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। यू विल गेट द नोट्स इन द PDF फॉर्म इन योर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हैं। दैट मेक्स मी फील मोर मोटिवेटेड टू डू मोर ऑन द यूट्यूब। ठीक है, अब आई थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट विच यू आर प्रोवाइडिंग मी। आई फील सो हैप्पी टू हैव अ कनेक्शन विद यू ऑल। थैंक यू फॉर दैट। अब हम जा रहे हैं 3rd नंबर टॉपिक पे। ठीक है, व्हाट रेबल्स वांटेड, मतलब रेबल्स को एक्चुअल में चाहिए क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था। ठीक है, काफ़ी सारी इमेजेस तो आपको पहले ही आ गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी और डीप में चलते हैं इस बात की। अब देखिए, रेबल्स को एक्चुअल में चाहिए क्या था, दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, क्योंकि रेबल्स के जितने भी मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा कुछ बनाया नहीं गया। रेबल्स ने कुछ लिखा नहीं कि हमें ये चाहिए, ठीक है, कि जो आज हमें मिले और हमें पता चल जाए। तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें मिले हैं ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा है उसके अंदर, हम बहुत अच्छे हैं और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। ठीक है, मतलब वो हमारे अच्छे कामों से खुश ही नहीं होते। दे आर अनग्रेटफुल, दे आर बारबेरियन। बारबेरियन मतलब जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जिन्हें एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं पता एजुकेशन का कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उनका व्यू पॉइंट कैसे है, अपने आप को अच्छा बताना और दूसरों को बुरा। ठीक है, और जो आपके रेबल्स हैं उनकी सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं, प्रोक्लेमेशंस कुछ मिली हैं, मतलब कि अनाउंसमेंट्स की जाती थी, और इश्तिहार्स मतलब कि नोटिफिकेशंस मिले हैं ऑफ द रेबल्स। तो हमें ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। दैट्स वाई थोड़ा सा बायस्ड स्टडी जो है आपको मिलती है। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान होकर पढ़ना पड़ता है इन ब्रिटिशर्स के सोर्सेस को, क्योंकि वो तो हमें बुरा ही बताएंगे, क्योंकि दे वर डूइंग द ऑपरेशन, और वो मानेंगे तो नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे ये जो टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है विजन ऑफ द यूनिटी। ठीक है, मतलब कि रेबल्स इतने जोड़ रखे थे ना, मतलब हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, परंतु उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन था। देयर वॉज नो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि दे यूज टू कंसीडर देमसेल्व्स एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रिलीजन के आधार पर कोई डिवीजन नहीं था कि मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, हम दोनों दुश्मन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब देखिए, जितनी भी प्रोक्लेमेशंस हमें मिली हैं, दे यूज टू अपील टू द सेक्शंस ऑफ ऑल द सेक्शंस। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रोक्लेमेशन है, वो कोई भी अनाउंसमेंट है, वो सारे लोगों को एड्रेस करने के लिए होती थी। ऐसे नहीं होता था कि हिंदू रूलर सिर्फ हिंदूज को कर रहे हैं, मुस्लिम रूलर दे आर डूइंग ओनली टू द मुस्लिम पीपल। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो मुस्लिम प्रिंस जितने भी प्रोक्लेमेशन अनाउंसमेंट करते थे, वो जो है हिंदूज के सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा केयर करते थे। ठीक है, कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि हिंदूज के सेंटिमेंट्स को बुरा लगे, तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और हमारे रेबल्स का ये मानना था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम दोनों का ही या तो इक्वली हम जीत जाएंगे इन ब्रिटिशर्स से, या इक्वली हम हार जाएंगे। देयर विल बी एन इक्वल लॉस और एन इक्वल गेन। ठीक है, तो हमें इकट्ठे होकर चलना है, हमें अपने भारत को आज़ाद करना है, ये उनकी आइडियोलॉजी थी।
ऐसे बताया गया है कि जो मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड था उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा ब्रदरहुड वाली रिलेशन में जीते थे, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था, दैट द इंडियंस वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसी तरीके से बहादुर शाह जो हैं उनकी प्रोक्लेमेशन जो मिली है उसके अंदर क्या है कि बहादुर शाह ऐसे कहते हैं कि वो सिर्फ मोहम्मद के नाम पर, क्योंकि वो खुद मुगल है ना, तो वो सिर्फ मोहम्मद के नाम पर लोगों को नहीं कह रहे कि मुस्लिम्स को कि आप जुड़िए हमारे रिवोल्ट के साथ। आपको पता है कि इन्हें लीडर बना लिया था, परंतु वो महावीर के नाम से भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि ज्वाइन द रिवोल्ट, ठीक है, हमें इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाना है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है कि बरेली जो कि यूपी के अंदर है, बरेली के अंदर एक एविडेंस मिला है कि 1857 के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपए ऑफर किए हिंदूज को कि आपको क्या करना है, मुस्लिम्स के खिलाफ खड़ा हो जाना है, ठीक है। तो हिंदूज को दिए 50,000 रुपए। उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा होते थे, परंतु ये किसी भी काम का नहीं हुआ। ये जो ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, ठीक है, ये किसी काम की नहीं हुई। तो आप देख सकते हो कितने यूनाइटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रहे, ठीक है। ग्रीड बहुत बुरी बला है। अब देखिए उसके बाद सेकंड वाला जो आपका टॉपिक है दैट इज अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जितने भी ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ना उन सभी को खत्म करना है रेबल्स ने, ठीक है। तो फिरंगी राज जो है उसके अगेंस्ट थे सारे। रिवेन्यू जो है वो मेन बात थी कि ज्यादातर इंडियंस जो है एग्रीकल्चर में थे, तो रिवेन्यू बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो काफी अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के। दे वांटेड टू रिस्टोर द प्रीवियस लाइफ विच दे चेरिश्ड, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी मुगल पीरियड की लाइफ, उन्हें वापस चाहिए थी वो, ठीक है। उसके बाद दे वॉन्टेड टू सेव द ग्रेटर पब्लिक गुड, मतलब कि सभी लोगों की कई चीजें जो हैं खतरे में थी ड्यू टू द ब्रिटिशर्स। उनका लाइवलीहुड, मतलब जो उनसे डेली जो पैसा कमा रहे हैं वो काफी खतरे में थी। रिलीजन, कास्ट एंड देयर ऑनर एंड आइडेंटिटी उनके खतरे में थी। तो हम सभी को इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होना है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एसोसिएटेड पीपल जो हैं, जैसे कि बड़े बड़े आपके जमींदार हैं जो ज्यादा ही चमचे होते थे ब्रिटिशर्स के, उनके अगेंस्ट काफी थे ये रेबल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जैसे क्या करते थे ये पहले जो जमींदार हैं, इन पेजेंट्स के ज्यादा लोन जब ये लेते थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते थे। तो अब ये तो गलत बात है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाना। तो जो आपके रेबल्स हैं जहां पर वो नोट कर रखा है कि आपके पेजेंट ने इतने रुपए लिए हैं और इतने टाइम बाद वो देगा, कितने पैसे देगा वो अमाउंट, तो उसे ही जला देते थे, ठीक है। तो ये आपकी अकाउंट की बुक है, उसे जला देते थे। अब रेबल्स का ये मानना था कि आपकी सोसाइटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ओके। अब उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक रह गया, व्हाट रेबल्स वांटेड का लास्ट टॉपिक, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर, मतलब कि रेबल्स चाहते थे कि आप जो हैं अपनी खुद से एक पावर क्रिएट कर लें हम, ठीक है, अपना खुद एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें जिसके अंदर हम रूल करेंगे, ये ब्रिटिशर्स रूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जहाँ पर हो रहा था ये सब कुछ, आपको पता है कहाँ पर हो रहा था, दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर एंड लखनऊ के अंदर, DKL, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ के अंदर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था और यहाँ पर रेबल्स का कुछ टाइम पर कंट्रोल भी आ गया था। तो इन्होंने जब इनका कंट्रोल आ गया, ये थोड़ा जीतना शुरू हुए, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उन्होंने खुद का एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे अलग अलग पोस्ट पे अपने लोगों को बिठाना शुरू किया, अपना रिवेन्यू का सिस्टम क्रिएट किया, अपने ट्रूप्स मतलब अपनी आर्मी क्रिएट करने की कोशिश की और लूट ऑर्डर्स इशू करने शुरू किए कि आप क्या करो, जो ज़्यादा है ना ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर्स, इन्हें लूट लो, इनका जो घर है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो ऐसे ऑर्डर्स करने शुरू किए, ठीक है। तो मतलब इन्हें थोड़ा मुगल वर्ल्ड का वो चाहिए था जो कि गुम चुका था, मुगल वर्ल्ड का जितनी ऑटोनॉमी थी रेबल्स के पास, ठीक है। पर ये ज़्यादा देर तक इनके पास कंट्रोल नहीं रहता, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन्हें फिर से रिप्रेस कर देते हैं, ठीक है।
और अगर हम इन सारी बातों को देखें तो हमें पता चलता है कि जो रेबल्स हैं उन्हें लगता था कि अभी हमारे पास ये जो कंट्रोल है ना, इसके बाद हमें फिर से वॉर लड़नी पड़ेगी ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम पहले ही अपना अच्छा सा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अवध के अंदर जो ये रिवोल्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक चला। ठीक है, अवध के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है ये रिवोल्ट चलता रहा। तो अवध का हमने पॉइंट क्लियर कर लिया है, सारा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है, लाइक द वीडियो प्लीज़। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, उनका भी फ़ायदा है। एंड माई हार्ड वर्क विल ऑल्सो गिव फ्रूट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।